हिदायत दिस इज़ गौतम कुमार ऑन द वे और आप देखना चालू कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईएमएस, बीएचयू, बीएमएस डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है और आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बीएचयू की बात की जाए तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। उस समय यहाँ बीएचयू के अंदर कोई भी एमबीबीएस नामक कोई डिग्री नहीं मिलती थी। एमबीबीएस की स्थापना जनरली मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की स्थापना बीएचयू के अंदर 1960 में की गई। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ एडमिशन नीट यूजी के मार्क्स के आधार पर ही होता है और इसकी काउंसलिंग एजेंसी जो है AACCC है। आयुष का मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग एजेंसी है वो एमसीसी है। यानी यदि आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है तो आपको AACCC के थ्रू काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, ना कि एमसीसी पे काउंसिल करवा लिए तो आप बीएमएस कॉलेज ही ले पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एमबीबीएस और बीएमएस दोनों की अलग अलग काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। फ़ी स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में आपको अप्रॉक्स 34,000 फ़ी लगेगा। देन आफ्टर सेकेंड, थर्ड और सक्सेसिव ईयर्स में आपको फ़ी घट करके 28,000 के अप्रॉक्स हो जाता है, जिसमें हॉस्टल फ़ी भी इंक्लूडेड है। और मेस की चार्जेस की बात करें तो इसमें मेस चार्जेस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। मेस का चार्ज यहाँ पर आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। मेस चार्ज की बात करें तो आपको 5,000 सिक्योरिटी मनी के रूप में देना पड़ेगा और महीने महीने आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल का बल्क में पेमेंट एक ही बार कर दिया जाए। और यदि मेस चार्जेस की बात की जाए तो आपको ब्रेकफास्ट का 45 रुपीज़, नॉर्मल डाइट का 60 रुपीज़ और स्पेशल डाइट का 90 रुपीज़ देना पड़ेगा। महीने का अप्रॉक्स आपको वही 5500 के अप्रॉक्स पड़ जाता है। इज मेस चार्जेस इज मेस इज मैंडेटरी इन फर्स्ट ईयर, या ऑफ कोर्स मेस मेस इज मैंडेटरी इन फर्स्ट ईयर। बाकी आप महीने में 5 दिन डाइट ऑफ करवा सकते हैं, यानी 5-15 डाइट आप महीने में ऑफ करवा सकते हैं, जिसका पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी यदि आप 15 से ज़्यादा डाइट ऑफ करवाना चाहते हैं तो फिर आपको 15 डाइट का ही पेमेंट ऑफ होगा, बाकी पेमेंट ऑफ नहीं होगा, आप खाएं या ना खाएं। देन हॉस्टल फैसिलिटीज़ की यदि बात की जाए तो यहाँ आपको फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल मिल जाता है। जनरली कॉलेजेस में देखा जाता है कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलते हैं, लेकिन आईएमएस बीएचयू में मिल जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको पुनर्वसु अत्रेया हॉस्टल मिलेगा। देन आफ्टर सेकेंड ईयर में आप जाएंगे रुइया मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में मी रुइया रहेगा। फोर्थ रुइया एनेक्सी मिल जाएगा आपको। देन आफ्टर धनवंतरी फिर आपका इंटर्नशिप आ जाएगा। ईच सिंगल रूम इज़ अवेलेबल इन आईएमएस बीएचयू। तो बिल्कुल सिंगल रूम अवेलेबल है, लेकिन आपको ये फोर्थ ईयर में जाकर मिलेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में आपको सिंगल रूम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। सिंगल रूम धनवंतरी हॉस्टल जो है उसमें अवेलेबल है, बाकी आपको सिंगल रूम नहीं देखने को मिलेगा। हॉस्टल कैसा है तो हॉस्टल टोटल ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज सही है। यहाँ आपको 2 मेस, फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो यहाँ आपको 2 मेस देखने को मिलेगा। कैंटीन भी यहाँ अवेलेबल है, वाटर कूलर अवेलेबल है और वाईफाई भी यहाँ अवेलेबल है। जिम की बात की जाए तो यहाँ जिम के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, हालांकि प्रॉपर फंक्शनल कंडीशन में नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज है। और स्पोर्ट्स हॉस्टल के अंदर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ बैडमिंटन कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा और वॉलीबॉल बॉल भी आप यहाँ खेल सकते हैं। देन आफ्टर रूम की बात की जाए तो यहाँ रूम में आपको एक टेबल, एक चेयर और एक बेड आपको मिलेगा। बाकी आपको सारी चीज़ें खुद से लाने पड़ेंगे और यहाँ एक फ़ैन भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपको पूरा एसी वगैरह कुछ यहाँ मिलता नहीं है।
यदि आपको लगवाना है तो आपको कूलर अलाउ कर दिया जाएगा, बाकी एसी का अभी फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगाने दिया जाएगा। कॉलेज लाइफ की कॉलेज लाइफ की यदि बात की जाए तो यहाँ सारे डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग हैं, और हॉस्टल से अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट का के डिस्टेंस पे है। यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आराम से 10 से 15 मिनट के डिफरेंस पे आप कॉलेज पहुँच जाएंगे। और डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन आस पास में ही है, मात्र मतलब 3 4 5 मिनट में आप अलग अलग डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर की क्लासेज आपको सिद्धांत दर्शन में लगेगी, तो वहाँ पहुँचने हॉस्टल से आपको पहुँचने में 10 मिनट से 15 मिनट लग जाएंगे। रचना शरीर की डिपार्टमेंट सिद्धांत दर्शन के जस्ट बगल में है। वहाँ से यदि आपको क्रिया शरीर की डिपार्टमेंट जाना हुआ तो आपको 3 3 4 मिनट लग जाएगा। कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। और यदि कॉलेज टाइमिंग की बात की जाए तो बिल्कुल सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक क्लासेज चलती है। इनिशियल डेज में आप शुरुआत में आएंगे तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सुबह से शाम तक ऐसा आपको लगेगा कि कॉलेज में आने के बाद भी सुबह से शाम तक क्लास करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे आप अडेप्ट कर जाएंगे और फिर आप रात को एक्टिव रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि सारा टाइम दिन का टाइम तो आपका कॉलेज में ही चला जाता है। तो फिर आप रात को 2 बजे 3 बजे सोने की आदत पड़ जाएगी, फिर सुबह आप 8 बजे उठेंगे, 9 बजे कॉलेज। चलिए, तो कोई नहीं, ये भी एक जीवन का लम्हा है, और आप धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन शुरुआत के 1 आध 2 महीने तक आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होगा। देन शुरुआत की क्लासेस की बात की जाए तो शुरुआत में बिल्कुल आपको 1 डेढ़ महीने तक एकदम बेसिक की क्लासेज कराई जाएगी, जनरल टर्मिनोलॉजी। प्रोफेसर भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। प्रोफेसर क्लास में आएंगे और कहेंगे तुम लोग को तो कुछ समझ में आता ही नहीं होगा, और आप लोग भी कहेंगे हाँ हाँ सर, ऐसा ही कुछ है। बस टीचर्स आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ नहीं, ज़्यादा बर्डन शुरुआत के दिनों में नहीं मिलता है। इसके बाद जब आपका थर्ड राउंड ACCC का ख़त्म हो जाएगा, जब सारे स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे हिस्ट्री वाले को छोड़कर, देन आफ्टर इंडक्शन प्रोग्राम चलता है 15 दिनों का। ये इंडक्शन प्रोग्राम चलता है जिसमें आपको डिफरेंट आयुर्वेदा फैकल्टीज़, इनफैक्ट अदर फैकल्टीज़ के भी प्रोफेसर आएंगे, और उनका गेस्ट लेक्चर होता है। 15 दिनों तक ये चलता है। देन जब ये इंडक्शन प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको एक विलेज विजिट पे ले जाया जाएगा। देन इंडक्शन प्रोग्राम के 15वें दिन आपको एक सर्टिफिकेट मेडल वगैरह दिया जाएगा कि आपने इंडक्शन प्रोग्राम ख़त्म किया, अब आप आयुर्वेदा की पढ़ाई कीजिए। और इंडक्शन प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद आपका रेगुलर वे पे क्लासेस चलने लगेगी, जिसमें प्रॉपर सिलेबस वाइज पढ़ाई एकदम अच्छे से चलने लगेगा। इंडक्शन प्रोग्राम की डिटेल में बात करें तो इंडक्शन प्रोग्राम में अप्रोक्स 15 दिन, यानी डेली आपको 7 लेक्चर चलेगा, यानी 15 से 105। लेकिन एक दिन विलेज विजिट और एक दिन ऐसे जनरल छोड़ दे तो आपको 70 से 80 प्रोफेसर्स के लेक्चर चलेंगे, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, मेजोरिटी ये BMS डिपार्टमेंट के ही प्रोफेसर आएंगे, और आपको BMS के बारे में बताएंगे, यहाँ की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर स्कोप्स वगैरह सारे विषयों पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे आपके साथ, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंडक्शन प्रोग्राम में। देन रैगिंग की बात की जाए तो बिल्कुल BMS IMS BHU में रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है। जनरल इंट्रोडक्टरी सेशन होता है विद सीनियर्स, ऐसा कुछ रैगिंग का मेजर इशू नहीं आता है। और यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी भी काफ़ी एक्टिव है। फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको सबसे पहले 5 सब्जेक्ट पढ़ाई होंगे, जिसमें पहला आ जाएगा संहिता, दूसरा रचना शारीर, तीसरा क्रिया शारीर, चौथा पदार्थ विज्ञान, और पांचवा संस्कृत। यस, संस्कृत। संस्कृत इज मैंडेटरी इन फर्स्ट ईयर।
और संस्कृत की बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन यदि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेजर इशू नहीं आता है। टीचर्स आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। वो भी ऐसा मान के चलते हैं कि कोई स्टूडेंट आज से पहले कभी संस्कृत पढ़ा नहीं होगा, इस तरह से वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ आते हैं उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी संस्कृत नहीं होता है, जिस कारण से प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे से ध्यान देते हैं। और यदि आप मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिंदी यदि आपको पढ़ने आता है तो आप संस्कृत भी कर ले जाएंगे, उसमें आपको कोई मेजर इशू नहीं आएगा। दिन अटेंडेंस की बात करें तो या बिल्कुल 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी इन IMS BHU। और यदि आपको कोई मेजर इशू आ गया है हेल्थ से रिलेटेड तो आपको 5% का मात्र रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। यानी मान के चले कि आपको 70% अटेंडेंस करना ही पड़ेगा यहाँ आने के बाद। देन बॉन्ड पॉलिसी की बात करें तो या BHU में बॉन्ड है। और जनरल और OBC को अप्रॉक्स नहीं 3 लाख का बॉन्ड भरना पड़ता है। और ST और SC की बात करें तो वही 80,000 का बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ कि बॉन्ड पॉलिसी आपको एडमिशन के टाइम ही आपसे बॉन्ड का फॉर्म भरवा लिया जाएगा, आपसे साइन वाइन करवा के रख लिया जाएगा। और यदि आप किसी कारणवश कॉलेज छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, आ, कोई भी रीज़न हो सकता है जिस कारण से आप कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये पेमेंट बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप वही 4.5 साल के बाद 1 साल का इंटर्नशिप चलता है, जिसमें अप्रॉक्स आपको 34,000 to 35,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलते हैं। देन पीजी की बात की जाए तो देन पीजी कोटा की बात की जाए तो यहाँ BHU में पीजी कोटा अवेलेबल है और 50% पीजी कोटा है यहाँ। पीजी कोटा क्या होता है? तो यह एक प्रकार का कोटा होता है जिसके अंतर्गत कोई भी कॉलेज अपने ही यूजी स्टूडेंट्स को अपने पीजी कोर्सेज के लिए लेता है। जैसे BHU में 50% पीजी कोटा है। BHU में जितने भी पीजी सीट है उनका जो 50% पीजी सीट है, जैसे BHU में 50 पीजी में सीट है, तो 25 सीटें जो है वो BHU अपने यूजी स्टूडेंट जो यहाँ से यूजी किए हुए हैं उनमें से ही 25 स्टूडेंट को देगा। ये होता है पीजी कोटा। और NIA जयपुर की बात की जाए तो वहाँ 25% पीजी कोटा ही अवेलेबल है। बाकी सारे कॉलेजेस में जनरल स्टेट के कॉलेज में पीजी कोटा नामक कोई चीज़ नहीं होती है। जनरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी कोटा पाया जाता है। दिन लाइब्रेरी की बात की जाए तो BHU में 4 लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। सबसे पहला IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का लाइब्रेरी है। दूसरा BMS डिपार्टमेंट का अपना लाइब्रेरी अवेलेबल है। और तीसरा यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ सारे फैकल्टी के स्टूडेंट आकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में, मैं खुद गया हूँ और काफ़ी अच्छी वहाँ की वाइब है। और चौथी लाइब्रेरी जो है वो साइबर लाइब्रेरी है, जहाँ आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। आप कुछ पढ़ना चाहते हैं या फिर फॉर्म वगैरह कुछ भी PPT बनाना है या फिर एडिटिंग कुछ भी करना चाहते हैं तो आप साइबर लाइब्रेरी जाकर वहाँ कर सकते हैं। देन स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात की जाए तो BHU के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, लेकिन मेडिकल साइंसेज की बात की जाए तो यहाँ मेडिकल साइंसेज का एक प्ले ग्राउंड है, रुइया ग्राउंड के नाम से जो जाना जाता है। वहाँ जाकर आप आराम से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ BHU के स्टूडेंट के लिए हेल्थ सेंटर भी अवेलेबल है। और यहाँ आप आराम से जा कर के यदि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप वहाँ जा कर के फ्री में आपका इलाज किया जाएगा, फ्री की मेडिसिन भी आपको दी जाएगी। तो यानी आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फ्री में आपका इलाज यहाँ हो जाएगा।
और यदि कट ऑफ की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल 2025 की बात की जाए तो जनरल की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 32,520 गई थी। ओबीसी की बात की जाए तो 34,971। एससी की बात की जाए तो 1,66,904 एंड एस टी की बात की जाए तो 1,84,575। जनरली उसके बाद अपन यदि सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड की बात करते हैं तो सेकेंड और थर्ड राउंड में कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाता है। इसलिए यदि आपके रैंक थोड़े से हाई है तो आप बीएमएस में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कोशिश करें कि फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करके कॉलेज ले लें। और बाकी 2024 की कट ऑफ की बात की जाए जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरली देखने को मिलेगा कि जनरल को दो रैंक जैसे 52,000 और 73,000 पे भी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आप इस चक्कर में ना रहे कि मेरा 50,000 से ज़्यादा भी है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रे राउंड में ये सब एक आध कॉलेज एक आध सीट अलॉट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका भी अलॉट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रे राउंड के भरोसे तो ना ही रहें। ऐसे आप EWS में देखेंगे तो एक सीट 89,000 पे अलॉट हुआ है। ओबीसी की बात करें तो 44,000 पे भी कॉलेज मिल गया है 2024 में। ये सब स्ट्रे राउंड में अलॉट हुए सीटें हैं और इन रैंक को देखकर आप बिल्कुल भी अपने कॉलेज का प्रेफरेंस ना तैयार करें। आप यदि सीरियसली अगर कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जनरल का कट ऑफ मान के चले कि 33,000 तक मिल जाएगा और ओबीसी 35,000। और यदि एसटी का वही 1,80,000 और एससी की बात करें तो 1,65,000 तक अप्रॉक्स इन सब के रेंज में है। तो आप बिल्कुल IMS BHU टारगेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो मुझे लगता है कि IMS BHU BMS से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।